हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री अखिलेश झा सर, रिटायर्ड आईपीएस, फॉर्मर डीआईजी, प्रेसिडेंट अवार्डी और कई सारे बुक्स के ऑथर। आज की हमारे चर्चा का विषय सर के द्वारा लिखी गई बुक पुलिसिंग इन इंडिया, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। सर ने इस बुक में अपने 33 साल के जो अनुभव हैं पुलिसिंग के, उनको साझा किया है और इस बुक का चैप्टर 1 का आज हम पार्ट 2 सर का डिस्कस करेंगे। सर, आपकी जो बुक है उसके चैप्टर 1 पार्ट 2 में आपने ये बताया कि एक बच्ची जो है, जो हाल ही में नई शादी हुई, उसको उसके ससुराल के द्वारा, पक्ष द्वारा मार दिया गया और उसमें आपने पुलिस कार्रवाई के लिए बहुत प्रयास किया और अंतिम में वो प्रयास सफल भी था। हालांकि जो पीड़िता थी उसको पूर्णतः न्याय नहीं मिला। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं इस अध्याय को लेके। पहला प्रश्न तो ये है कि आपने अपने 33 साल के अनुभव में इसी कहानी को क्यों चुना? ऐसा क्या इसमें मार्मिकता थी या क्या इसमें भावनात्मक आपको लगाव था कि आपने चुना, और आपने क्यों कहा कि यहाँ मैं असफल रहा न्याय दिलाने में, या मैं अपने आप को असफल फील करता हूँ मेरे को इस पूरी घटना के बाद आपने ऐसा फील किया, क्यों? विश्वास जी, इस कहानी के द्वारा, जो कि असली कहानी है और मेरे गांव की कहानी है जी, इसके द्वारा मैंने यह बताने की कोशिश किया है किस कदर हमारा जो सिस्टम है वो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और हमारा सिस्टम महिलाओं को न्याय नहीं कर पाता है जी, जीवित अवस्था में भी और मरणोपरांत भी। अच्छा। इसीलिए मैंने इस कहानी को इस किताब में इंक्लूड किया। जी सर, ये घटना क्या है, क्या घटनाक्रम रहा, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालेंगे? विश्वास जी, ये कहानी है हमारे गांव की और आज से करीब 15 साल पहले यह घटना घटित हुई थी। मैं ऑफिस में काम कर रहा था। उसी समय हमारे गांव के मुखिया ने मुझे फ़ोन किया कि उनके दूर की भतीजी, मतलब गांव, मतलब आपका जो बिहार में गांव है? जी जी। और आप उस समय एमपी में हम सर्विस कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे। तो आपने यहाँ से वहाँ के लिए प्रयास किया? जी जी जी। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया जी। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे रिलेशन में भतीजी लगती है और थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज भी है जी। उनके चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है जी। और करीब 8-9 साल पहले ब्याही हुई है जी। तो हमारे गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर में उसकी शादी हुई थी जी। और उसके इन-लॉज जैसे सास ससुर और पति देवर, इन लोग उसके साथ में पिछले 2-4 साल से मारपीट किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि कल रात उन्हें बहुत मारपीट किया गया है, ऐसी हम लोग को जानकारी मिली है, तो आप थोड़ा हम लोग को मदद करें। जी। तो मैंने कहा मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तो बोले कि हमको पुलिस व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे उनके गांव में तो हम लोग के साथ हो सकता है मारपीट हो, क्योंकि हम लोग तो 2-4 लोग ही रहेंगे। सर, मैं आगे बढ़ने पहले पूछूं कि क्या पुलिस व्यवस्था वहाँ उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी जो उन्होंने आपके तरफ प्रयास किया? अब मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो लोकल जो थाना था, मधेपुरा थाना उसको बोलते हैं, मधेपुर थाना जी, वहाँ पर वो गए होंगे जी। हो सकता है उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला होगा जी। तो इसीलिए उन्होंने, चूंकि मैं उस समय में पुलिस अधीक्षक बन चुका था और तो उन्हें मुझ में काफ़ी विश्वास झलकता होगा कि अगर मैं इनको कहूँगा तो ये थोड़ा मदद कर देंगे, तो इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ। तो वहाँ थाना प्रभारी झंझारपुर को मैंने फ़ोन कर दिया और उसको कहा कि आप 2 कांस्टेबल जो है ना, राइफलधारी जवान, आप उनको दे दीजिएगा। और वहाँ से झंझारपुर से जो घटना स्थल था, जो गांव था, वो 8 किलोमीटर दूर में था। तो थाना प्रभारी मान गया, बोले सर उनकी, जब आपके गांव वालों की गाड़ी आएगी तो उसमें 2 कांस्टेबल को हम बैठा देंगे। मेरी इतनी बात हुई और मैंने उसको कन्वे कर दिया मुखिया को कि आप देन एंड देयर शाम होने से पहले आप गाड़ी लेके जाएं, पुलिस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ ओपी पर बैठे हुए हैं, आप उनको गाड़ी में बैठा लेना और उसके बाद में वहाँ जाना घटनास्थल पर, वहाँ से लड़की को बिठा करके अपने गांव ले आना। आगे की कार्रवाई जो उन्होंने इस लड़की के साथ में इतना अभद्र व्यवहार किया है या मारपीट किया है, उसकी कार्रवाई हम बाद में करेंगे। पहले लड़की के जान को बचाना जरूरी है जी।
इतना कह करके मैंने कहा कि आप जाइए, और मैं अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे में मेरे ही गांव के मुखिया ने फ़ोन किया कि उस लड़की को तो जला के मार दिया है। अरे, और रात में ही उसका दाह संस्कार वहाँ से 80 किलोमीटर दूर गंगा किनारे जो सिमरिया पड़ता है नॉर्थ बिहार में, वहाँ पर उसके अंतिम क्रियाकलाप भी कर दिया गया है जी। तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तत्काल थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि जिस लड़की के बारे में आपको मैंने फ़ोन किया था, संजोग से मैंने फ़ोन भी किया था उस दिन, तो वो लड़की को तो रात में ही मार दिया गया है। बोले नहीं साहब, उसको तो लड़की को खुद आत्मदाह किया था लड़की ने, और हमने नहीं परिवार के लोगों ने उसे बर्न वार्ड में पटना ले गए हैं वो। अच्छा। और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। कितनी दूरी है पटना की उस गांव से? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जी। अच्छा। तो मैंने फिर फ़ोन करके गांव वालों से पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि बर्न वार्ड पटना में वो एडमिट है, और आप कह रहे हो कि रात में मार दिया गया और उसके बाद उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है, ये क्या है? तो गांव के उसी मुखिया ने और उसके पिता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली में रात में ही लड़की का मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद में उसको लड़की को ले जा करके सिमरिया में उसको दाह संस्कार कर दिया गया है। अच्छा ठीक है। तो चूंकि मैं पटना में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे वहाँ संपर्क सूत्र हैं, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन लगवाया। वहाँ के बर्न वार्ड का जो सुपरिटेंडेंट है उसको फ़ोन किया, हम अपने आदमी को एक्टिवेट किए कि जा करके देखो। तो उस नाम की लड़की कोई बर्न वार्ड में एडमिट नहीं थी। अरे। फिर मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि आप जो बता रहे थे कि बर्न वार्ड में भर्ती है, तो पटना के बर्न वार्ड में तो भर्ती है ही नहीं वो लड़की। वहाँ के सुपरिटेंडेंट से मैं बात किया हूँ, तुम भी बात कर लो। फिर भी वो इंसिस्ट करता रहा मुझे कि नहीं सर, वो बर्न वार्ड में ही भर्ती है, आपको गलतफहमी हो रही है जी। हमने कहा कि आप दरियाफ्त कर लो, अगर आपकी बात सही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लड़की बर्न वार्ड में भर्ती नहीं है। थोड़ी देर के बाद में 2 घंटे के बाद में फिर मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि दरियाफ्त आपका हो गया, तो उसने फिर मेरे को इंसिस्ट किया कि नहीं साहब वो बर्न वार्ड में भर्ती है। मैंने फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ वहाँ के जो हॉस्पिटल है उससे बात किया, पटना मेडिकल कॉलेज, तो उसने कहा कि नहीं उस नाम की कोई लड़की एडमिट नहीं है। फिर मैंने पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया मधुबनी को कि आपका थाना प्रभारी मुझे गुमराह कर रहा है और आपको भी गुमराह कर रहा है। बोले सर कैसे? मेरे को तो ऐसी जानकारी है कि लड़की का इलाज चल रहा है। हमने कहा लड़की का इलाज नहीं चल रहा है, लड़की को रात में ही मार दिया गया है और उसका दाह संस्कार भी सिमरिया में कर दिया गया है। यह हमारे गांव के वालों का कथन है और हमने पता कर लिया है कि बर्न वार्ड में कोई भर्ती नहीं है इस नाम की लड़की। तो फिर वो पुलिस अधीक्षक और हमारे बीच में करीब 5-7 मिनट बात हुई, कुछ हॉट टॉक भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सर अगर आप इंसिस्ट करते तो मैं इसकी जांच कराता हूँ और मुझे 24 घंटा का समय दीजिए। उनके ठीक है। फिर उन्होंने 24 घंटा लिया, उसमें हो सकता है कि उन्होंने अपने स्तर पर पता किया होगा, जांच किया होगा। फिर दूसरे दिन उन्हें पता लग गया कि सच्चाई क्या है, तो फिर उन्होंने पुरानी जो आईपीसी की धारा 302, 120 भी जो आपराधिक षड्यंत्र होता है, 201 जो साक्ष्य को छुपाया जाता है, उसके तहत में प्रकरण पंजीबद्ध किया थाना मधेपुरा में जी। ये है कहानी। तो मैं निश्चिंत हो गया। उसके बाद में उसके माता पिता के बयान हुए, सारे लोगों के बयान हुए। 2-3 महीने के बाद में ट्रायल स्टार्ट हुआ। लेकिन दुखदायी स्थिति यह है कि ट्रायल शुरू होने से पहले, और ये लोग मुलजिम अभी जेल में हैं, माता पिता ने बयान मतलब टोटल पलट दिया और लोगों का कहना है कि उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया कुछ पैसे के खातिर। अब मैं ये नहीं जानता कि कितना पैसा उन्होंने लिया, लेकिन आम जनता में ये पूरा बात था कि 5 लाख रुपए में लेन देन हुआ है। अरे जी। और कंप्रोमाइज कर ले तो वो लोग सब छूट गए। तो इसमें इस कहानी में यह है कि माता पिता भी उसका साथ नहीं दिया, उस पुअर लड़की का। इन लॉज ने साथ नहीं दिया, जो खुद लड़की पोलियोग्रस्त थी।
और पुलिस वाले का भी जो हिला हवाला जो रवैया था वो उसके पक्ष में नहीं था। अगर मैं बीच में नहीं इंटरफियर करता और लगातार फोन नहीं करता, कम से कम 5-7 बार मुझे फोन करने पड़े पुलिस अधीक्षक को भी, थाना प्रभारी को, तो उसको उसके जो खिलाफ मुकदमा भी कायम नहीं हो पाता। जो उसका मर्डर किया गया था उस पर तो प्रकरण भी कायम नहीं था और वो मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता। तो इससे व्यथित होकर के कि मैंने इस कहानी को इसमें इंक्लूड किया। और ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है जी। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें महिला को ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सचेत नहीं किया जाता है। इन लॉज का जो रवैया है वो टोटल विपरीत रहता है। माता पिता को जो सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी के प्रति वो भी नहीं होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक बार उनकी शादी हो गई उसके बाद वो फारिग हो गए। पुलिस का भी रवैया उस कमजोर व्यक्ति या महिला के प्रति कम ही रहता है जी, अधिकांश मामलों में जी। और जहां पर जबरदस्त पैसे का लेन देन हो वहां पर पुलिस का कार्रवाई एक पक्षीय होने लगता है जी जी, लोभ लालच में। तो इसी से व्यथित होकर के इस कहानी को मैंने इस किताब में जी उसको जोड़ा है जी। सर एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न, आपने लिखा पुलिसिंग इंडिया ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, और रिसेंटली आप इंटरनेशनल पुलिस एकेडमी ब्रुसेल्स के लिए भी ऑन द डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तो मेरा आपसे पूछना ये है कि जब आपने इसमें पुलिसिंग इन इंडिया को उभारा तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में थी, कमियां, पुलिस की अच्छाइयां या पुलिस की मजबूरियां, क्या आप दिखाना चाहते हैं इस बुक के अंदर, क्या आपने कोशिश करी है? और अब जब आप आगे फर्दर जाएंगे इंटरपुलिस एकेडमी वगैरह में, तो इस बुक से क्या आप सबक लेके जाएंगे, लोगों के लिए क्या सीख दे के आएंगे? नहीं, इस बुक को लिखने का मकसद मेरा ये था कि एक पुलिस अधिकारी के जीवन में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी, उन्हें किन किन विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जी। कुछ मामलों में सक्सेसफुल रहते हैं, कुछ मामलों में फेलियर हो जाते हैं, कुछ मामला सिस्टमेटिक होता है जी, सिस्टमेटिक उसको बोलते हैं, सिस्टम का फेलियर होता है जिसमें कि पुलिस अधिकारी कुछ कर नहीं सकते जी। ये बहुत सारे जो पॉइंट हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस किताब की रचना की है जी, ताकि ये किताब एक गाइड के रूप में अन्य पुलिस अधिकारियों या आम जनता को एक नजीर के रूप में मिले। अंतिम लास्ट में सिविल सर्विस के स्टूडेंट है यूपीएससी के, उनके पेपर 4 में एथिक्स शामिल है। उस पेपर 4 में इस बुक की क्या प्रासंगिकता आप देखते हैं और स्टूडेंट्स को इस बुक से क्या लेना चाहिए अपने कैरियर के लिए, एज ए सिविल सर्वेंट और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या सबक मिलता है? देखिए, एथिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंटीग्रिटी जी, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जी, ये जो एक पुलिस अधिकारी या एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आवश्यक है जी। मैं इस किताब में इन्हीं सब चीज़ों को रेखांकित किया हूँ जी, कि एक पुलिस अधिकारियों को बहुत सारे लोभ लालच भी मिलते हैं जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी, लेकिन उसका जो मकसद होना चाहिए वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे जो समाज के जो निम्नतम अंतिम पंक्ति की व्यक्ति है जी, उसको न्याय दिलाना काम पुलिस का है जी जी। और उसके लिए उसे बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी जी, क्योंकि उसके हो सकता है कि उसका ट्रांसफर हो जाए जी, क्योंकि सामने जो है वो बहुत ताकतवर आदमी बैठा हुआ है जी। और अगर आपने किया, और मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे, इसमें आप कहानी भी आप और आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मेरा करीब 30-32 बार ट्रांसफर हुआ जी। वो इसी कारण से हुआ क्योंकि मैंने हमेशा कमजोर वर्गों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया या मैं खड़ा रहा ताकि उसको न्याय मिले जी जी। तो हर एक पुलिस अधिकारी को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यह देखना चाहिए कि उसका जो नियुक्ति हुआ है वो समाज के कमजोर वर्गों को के सुरक्षा के लिए हुआ है, और जब भी वो विपरीत स्थिति में पड़ता है तो उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारी की है जी। इसीलिए इस किताब की मैंने रचना की है। धन्यवाद। आई होप कि इस डिस्कशन से आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी और कैसे उसको हैंडल करना है, और दूसरा आप समझते होगे कहाँ कहाँ पुलिस भी मजबूर जाती है, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक जो हमारे नियम हैं, कई बार जो कानूनी नियम है
उनको कमज़ोर कर देते हैं। तो यही हमारा डिस्कशन विषय था आज। अगले सेशन में हम और एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, और यदि आपका कोई और टॉपिक पे डिस्कस करने का आपकी इच्छा है या आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।